हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज मेरे एक भैया मुझसे मिलने आए हैं। तो ये भैया जो है वो एसडीएम है। इनकी 2018 बैच में, पीसीएस 2018 बैच में चौथी रैंक है। विपिन सिभरे जी और हमारे साथ हैं आज अमित जायसवाल जी। इनकी रैंक है 87। 2000 पीसीएस 18 बैच के हैं ये। तो विपिन भैया जी, आप हमारे उनको जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको नमस्कार कोई नमस्कार। मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से वो तैयारी करें और क्या करें, किस तरह से उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो और कितने घंटे उनको तैयारी करनी चाहिए? हाँ, जी। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि शिक्षा भी एक साधना है। एक ऐसी साधना जिसमें हमें एकाग्र रहना सबसे प्राथमिकता जो हम कहें ना, तो एकाग्र रहना अपने आप में सबसे पहला एक गुण हम लोगों में होना चाहिए। और द्वितीय हम कहें कि हमारी मेहनत, कि हमें अपने आत्मबल पर, अपनी मेहनत पर इतना भरोसा होना चाहिए कि जिस लक्ष्य के प्रति हम उद्यत हुए, जिस लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़े हैं, हम निश्चित रूप से उसे प्राप्त करेंगे। भले थोड़ा समय कम या ज़्यादा या थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, तो ऐसे समय में हमें धैर्य रखना है। तो सबसे पहले हम यूँ कहें कि हमें एकाग्र रहना है, फिर हमें परिश्रम का सहारा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और थर्ड हम कहें कि हमें पेशेंस रखना है। कभी कभी क्या होता है कि सफलता जो है वो आपको शुरुआत में अपना दर्शन नहीं देती है, तो उस स्थिति में हमें अपना धैर्य, अपना जो एक जो मनोवेग है वो एक शांत अवस्था में रखना है। और निरंतर जब आगे बढ़ना है, तो जो जहाँ जहाँ हम लोग असफल हुए हैं वहाँ पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमने गलतियाँ क्या की। एक इंग्लिश की एक छोटी सी कहावत है, डोंट कनाइव एट योर डिमेरिट्स। अपनी कमियों पर आप पर्दा मत डालिएगा और कमियों को बहुत अच्छे से देखिएगा, और आप कमियों पर एनालिसिस करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको सफलता नेक्स्ट अटैम्प्ट या फिर उसके आगे नेक्स्ट अटैम्प्ट आपको मिल ही जाएगी। और थोड़ा डिटेल से हम बात करेंगे। हमारे साथ में जो हमारे साथी हैं श्री अमित जायसवाल जी, ये आपको जो है पढ़ाई संबंधी जो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसके मामले में आपको जो है कुछ स्पेशल टिप्स देंगे। अमित जी प्लीज़। धन्यवाद। जैसा कि विपिन जी ने कहा, एकाग्रचित रहना है। एकाग्रचित कैसे रहेंगे? पहली बात तो आपको मोटिवेशन आना चाहिए। मोटिवेशन के लिए क्या करेंगे कि आप जिस लक्ष्य, जैसे आपने लक्ष्य डिसाइड किया, उसके पीछे उसको ध्यान में रखिए, उसको चिपका के रखिए कहीं पर कि ये लक्ष्य मैंने सोचा है, समाज को ऐसे बदलना है या समाज के प्रति क्या करना है आपको, उसको ध्यान में रखेंगे तो आप लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। पहली बात तो ये। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्रीलिम्स पे बात करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए। पहले स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहला पॉइंट, सिलेबस पढ़िए। यूपीएस स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहला पॉइंट, सिलेबस पढ़िए। सिलेबस में ये ध्यान दीजिए कि सिलेबस का कौन सा पॉइंट कहाँ से पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्या पढ़ना है ये सब जानते हैं, क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसी को क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है अपने पास, बहुत सारी किताबें हैं। लोग क्या करते हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 किताबें पढ़ लेते हैं। वो नहीं करना है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और बसु काफ़ी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, 5-6 किताबें और पढ़ ली, उसमें पीएचडी करने लग जाते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है। दूसरा, अगर आप और कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं या बहुत सारी बुक्स हैं, उनका रेफरेंस हम लोग लेने लगते हैं, तो वास्तव में हम तैयारी से विमुख होके हम लोग उस विषय में महारत हासिल करने का प्रयास करते हैं। सिविल कभी ऐसा डिमांड आपसे नहीं करता, सिविल एग्जाम, कि आप महारथी हों आप किसी सब्जेक्ट में। बस आपको एक उस सब्जेक्ट की जो आवश्यक जानकारियाँ हैं वो आपके लिए जनरल स्टडीज़ को जनरल स्टडीज़ की तरह ही लें। Exact, बिल्कुल। उसको पीएचडी की तरह ना लें। तो अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है बच्चों को प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए कुछ जो आवश्यक जो बुक्स हैं जो आपने पढ़ी हैं, तो उनके लिए आप बताइए। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहला पार्ट तो एनसीईआरटी खत्म करनी है आपको। 6 to 12 एनसीईआरटी लेनी है। एनसीईआरटी के लिए जो पढ़ना है आपको नेट पे मिल जाएगा, सिलेबस की एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है। 11-12 की एनसीईआरटी बिल्कुल भी मत छोड़ें। अगर आप 6 to 12 10th नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 11-12 की सारी एनसीईआरटी पढ़ें। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पुरानी, और कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पुरानी पढ़ें कि न्यू पढ़ें। मैं कह रहा हूँ दोनों पढ़िए। और तमिलनाडु की एनसीईआरटी हिस्ट्री वाली वो भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसके चैप्टर्स छोटे छोटे हैं और वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, घंटे का कुछ लोगों का है कि कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ होता है किसी की ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है तो उनको कम घंटे चाहिए होते हैं, तो वो लोग 5-6 घंटे में भी काम कर लेते हैं। लेकिन घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। घंटे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। जी। पढ़ें, रोज़ पढ़ें। 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, लेकिन रोज़ भी पढ़ें। अगर आप ज़्यादा समय निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है।
एक ये सर्वे है कि मतलब आप 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते रोज। अगर कोई कह रहा है कि मैं 15 घंटे 20 घंटे पढ़ रहा हूँ तो ये छलावा है। 15 घंटे 20 घंटे पढ़ना आदमी के बस की बात नहीं है रोज की रोज। ड्रेस भी नहीं होना खत्म हो जाती थी। हाँ, तो जी। ये स्ट्रेस देता है। ओके। और अगर आपने बांट के पढ़ा है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में करके पढ़ा है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप 4 से 6 घंटे पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए बेटा। जी विपिन जी, आप ये क्या बताएंगे कि जैसे आप 4th रैंक है आपकी, आप बॉयज़ में टॉपर हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जैसे अंग्रेज़ी माध्यम के ही बच्चे आगे निकल सकते हैं, क्या हिंदी मीडियम के नहीं कर सकते हैं? इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं जो भी बच्चे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं, देखिए अमित जी जो है इंग्लिश मीडियम से हैं और हम जो है हिंदी मीडियम से हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यूपीपीसीएस में तो फिलहाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक परिवर्तन भेदभाव वाली बात, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आवश्यकता इस बात पर रहती है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के अगर हमें देख रहे हैं, शब्दों का चयन बहुत अच्छा रखें। क्या है, जब आप मेंस का जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उस समय आप कोशिश ही कीजिएगा, जब आंसर राइटिंग आप अपने जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं या घर में आप कर रहे हैं, तो शब्दों का एक जो चयन है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप रोज़मर्रा की भाषा या रोज़मर्रा के शब्द उठा के आप अपने आंसर में रखेंगे, आपका भाव वही होगा। हम आपकी क्वालिटी पर या आपका जो कंटेंट है हम उस पर डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शब्द आप रख रहे हैं हम उस पर डाउट करते हैं। और वही जो बच्चे हिंदी मीडियम में जो फेल होते हैं या हिंदी मीडियम में अच्छी मार्क्स नहीं ला पाते, कहीं ना कहीं उनका कंटेंट्स जो है शब्दों में कहीं कमी रह जाती है। तो आपको कोशिश ये करना है कि शब्दों की जो क्वालिटी, देखिए आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो शब्दों का जो चयन हो वो एक गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। जी। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपका शब्दों का चयन अच्छा है, आपके भाव अच्छे हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो अपने मन में अगर हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम को लेके कोई विभेद है या कोई संदेह है, उसको आप दूर कर दीजिएगा। कोशिश करके जो हिंदी की जो वोकेबलरी है, विशेषकर जो अच्छे शब्द हैं, थोड़े साहित्यिक शब्द हैं, आप उन पर ध्यान दीजिएगा। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आप कभी भी अंतर नहीं पाएंगे। और मेंस के लिए जो है हम अमित जी से प्रीलिम्स का एक और छोटा सा पॉइंट कि प्रीलिम्स में टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करें। करीबन 20-30 टेस्ट उससे पहले लगा लें, वो भी 2-3 कोचिंग से, जैसे 10 विजन से ले लिया, 10 दृष्टि से ले लिया, 10 फोरम से ले लिया। आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अब तो सारे माध्यमों में अवेलेबल है। तो आप 3 से करेंगे तो आपका ये होगा कि पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। तो 20-30 टेस्ट लगाइए 3 दिन में, और टेस्ट की एनालिसिस जरूर करें। कम से कम एक टेस्ट पेपर लगाया तो उसके पीछे 4-5 घंटा लगाएं उसके एनालिसिस करने पर। हर क्वेश्चन को देखें, उसमें देखें कि आपकी गलती कहाँ थी, और जो ऑप्शंस हैं अगर आपको उस ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में खोजें, ताकि बाद में जब अगर वो आए एज अ क्वेश्चन तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। जी। ठीक है, तो टेस्ट पेपर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टेस्ट पेपर का ये। और मेंस से रिगार्डिंग, तो मेंस में ऑप्शन का पहले बता दें। हाँ, जैसे मेरा ऑप्शन तो संस्कृत था और मेरा सोशियोलॉजी। अच्छा, आपका सोशियोलॉजी था। तो ऑप्शनल में बस हमने ये देखा है कि सबसे पहले जो अमित जी ऐसा पहले बोले हैं कि आप सबसे पहले सिलेबस ठीक से देख लीजिएगा, है ना। और कोशिश करके यदि आपको कोचिंग एज ए कोचिंग कोई गाइडेंस मिल रहा है, तो थोड़ा सा क्या रहता है कि वो कंटेंट उनके पास, कोचिंग जो भी संस्थान है उनके पास एक फिक्स रहता है, उन्हें पता है कि हाँ इतना इतना सिलेबस है और इतना इतना हमें कंटेंट रखना है। तो अच्छा रहेगा कि आप किसी अगर कोचिंग का सहारा लेते हैं, जैसा कि मेरे ऑप्शनल में है, तो मुझे लगता है कि अगर आप कोचिंग का सहारा लेंगे तो आपको कंटेंट पूरा मिल जाएगा। चूँकि क्या है, एक जैसे हमारा संस्कृत विषय है, तो काफ़ी जो है ग्रामेटिकल पोर्शन काफ़ी वास्ट है इसका। संस्कृत ग्रामर अपने आप में एक जो है, आपको पाणिनि से पहले का भी लेना है, पाणिनि से बाद का भी लेना है, तो एक अपने आप में काफ़ी वास्ट रखता है। तो कोचिंग संस्थान से क्या होता है, जैसा कि मैंने जो है कैलाश बिहारी सर जो कि पाणिनि इंस्टीट्यूट से दिल्ली में वो कोचिंग, हमने वहाँ से कोचिंग की थी संस्कृत की, तो उन्होंने सिलेक्टेड मटेरियल इतना इतना हमें तैयार करना है, और 3 से 4 महीने में लगभग हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया था। फिर हमने बार बार उसको लिख लिख के प्रैक्टिस किया, क्योंकि संस्कृत में क्या होता कि जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल एकदम मैथ के जैसे मिलते हैं। अगर आपने हलन छोड़ दिया तो उसका भी कट जाएगा, अगर आपने विसर्ग लगाना भूल गए तो उसका भी कट जाएगा। तो ये सारी जो परिपक्वता है, वो परिपक्वता आपको कब आएगी, जब बार बार आप लिख लिख के अभ्यास करेंगे, और बार बार जो है अपने गुरुजी, अपने टीचर जो भी हैं, आप उन्हें चेक कराएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे बेटा यहाँ गलती है, इसको सुधारो। तो जब हम लोग बार बार लिखेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो है अपने जो भी हमारा ऑप्शनल विषय है, जो भी हमारा वैकल्पिक विषय है, उसमें हम लोग जो है एक परिपक्वता की ओर जाएंगे। और निश्चित रूप से जब आप एक अच्छी रैंक ले रहे हैं, जब आप एक अच्छा स्थान हासिल कर रहे हैं, एक अच्छी पोस्ट ले रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट का जो एक रोल होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप ये मान के चलिए कि सब्जेक्ट आपको आगे की पंक्ति में भी ले जा सकता है और आपको पीछे की पंक्ति में ला सकता है। तो इसीलिए सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। बाकी सोशियोलॉजी के लिए दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ऑप्शनल 2 पेपर हैं, एक फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर पूरा थ्योरेटिकल होता है, सेकंड पेपर थोड़ा अप्लाइड पार्ट होता है। तो फर्स्ट पेपर में क्या करें कि जो
पास्ट ईयर के 7-8 साल के या 10 साल के जो एक क्वेश्चन बैंक ले आए उसको अटेम्प्ट करें, उसमें थिंकर्स इन्वॉल्व करें सेकंड पेपर के। सेकंड पेपर में क्या करें, सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर के थिंकर्स इन्वॉल्व करें और एग्जांपल्स दें, इंडिया से या बाहर से कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स दें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है चेक करने में एग्जामिनर को। ठीक है। रिगार्डिंग जीएस स्टडी, जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ में अब क्या है कि समकालिक क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको हिंदू पढ़ना है या दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना है, उसके एडिटोरियल्स को बहुत ध्यान से पढ़ें और उनको पैराफ्रेज करें अपने शब्दों में। कुछ शब्द वहाँ से उठाएं जो अच्छे हैं, कुछ फ्रेजेज उठाएं ताकि आप उनका एग्जाम में यूज़ कर सकें, और आपको वहाँ से ऐसे का भी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है। और रिगार्डिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए मिरर प्रैक्टिस सबसे इफेक्टिव रहती है। मिरर प्रैक्टिस में क्या करके आप इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस लिखें, 64-65 क्वेश्चंस होते हैं जो एचआर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ विषय से संबंधित होते हैं, उनको लिख लें पहले, फिर उनकी मिरर प्रैक्टिस करके जाएं, तो ये बहुत इफेक्टिव रहता है। बिल्कुल। और जैसा कि अमित सर ने बोला कि मिरर प्रैक्टिस, और एक मेरा जो प्रैक्टिकल हल्का सा ही रहा था कि मैंने ग्रुप में, क्या हुआ, मेरे ग्रुप में 3-4 लड़के जो सिलेक्ट हुए थे, तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के हम लोग वीडियो कॉलिंग करके, क्योंकि सब लोग अलग अलग शहरों में थे तो हम जा नहीं सकते थे, तो वीडियो कॉलिंग करके हम लोगों ने एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ पूछ के जो है प्रैक्टिस किया था। उसका बहुत बेनिफिट मिला, बहुत ज़्यादा। तो आप सर का भी जो है फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रुप में जो है सिलेक्ट हो गए आपके ग्रुप में, तो आप जो है यूनाइट होके आप ऐसा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आजकल क्या है कि एक ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, उसको वो बाजार में अवेलेबल है कि क्या क्वेश्चन पास्ट में पूछे, किस बोर्ड ने क्या पूछा, तो उनकी पहले से प्रिपरेशन करके जाए तो वो आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल। और हमें लगता है जैसे जिस दिन आपका इंटरव्यू उस दिन जो है न्यूज़पेपर आप ठीक से पढ़ लें, हाँ, है न्यूज़पेपर ना, पढ़ लें। और थोड़ा सा जो है अपना गेटअप आपका वेल मेंटेन जैसा कि है, जो भी एक डिसेंट लुक आपका होना चाहिए। और जो भी आंसर दे कॉन्फिडेंस दे दे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू पैनल है, झूठ बिल्कुल मत बोलें, जो हाँ, बिल्कुल मत बोलें। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो जितनी उम्र के हम हैं, हो सकता है उतने साल से पहले से वो इंटरव्यू ले रहे हो, तो अगर आप झूठ बोलते हैं जरा भी, तो वो लोग पकड़ लेते हैं। तो आप झूठ मत बोलिए, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल सूट नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स ज़्यादा तेज़ी से कटेंगे। हाँ। तो आप जो नहीं आता है आप पोलाइटली सॉरी बोल सकते हैं, और जो आता है उसको कॉन्फिडेंट होकर बोलें। यही जो है हमें लगता है हम लोगों की रणनीति रहेगी। धन्यवाद। मैं विपिन जी का और अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने अपना इतना समय दिया यहाँ पर। अब मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालती हूँ श्रीमती सीमा गुप्ता जी का, जो कि वर्तमान में समीक्षा अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में। आप वहाँ से मार्गदर्शन ले सकते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, तो आप उनको वहाँ से फॉलो कर लीजिए। मैं आपकी नेहा इस तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।